हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि प्रत्येक एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत है इसमें। सबसे पहला सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। गुरु वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत सिरोही पर यज्ञ कर रहे थे, तो इस अग्निकुंड यज्ञ से वे 4 वीर योद्धा उत्पन्न हुए। पहला प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और चौथा चौहान। इनमें से गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि एक कौन था, प्रतिहार भी था, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ वहां से राक्षसों का वध करने के लिए। इसकी जानकारी पृथ्वीराज रासो से मिलती है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, उनका वास्तविक नाम पृथ्वीवर्ती है। तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण जलन के द्वारा किया गया, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कौन था, चंद्रबरदाई था। फिर दूसरा मत है इनका चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार। हर्षवर्धन के समय भारत आया ये और अपनी यात्रा का वर्णन सीयू की नामक पुस्तक में किया। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कुचेला यानी गुजरात को बताया। चीनी यात्री वेनसांग ने गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कुचेला गुजरात को बताया और इसने राजधानी बताई भीनमाल जालोर को। किसको बताई? भीनमाल जालोर को अपनी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बताई। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। भीनमाल का भी एक नाम बताया इन्होंने। वेनसांग ने भीनमाल का नाम दिया पीलामोलो। क्या नाम दिया? पीलामोलो। वेनसांग ने पश्चिम राजस्थान या पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को गुर्जरात्रा प्रदेश कहा। क्या कहा? गुर्जरात्रा प्रदेश कहा। डी.आर. भंडारकर के अनुसार प्रतिहारों को विदेशी बताया गया और कनिंघम के अनुसार प्रतिहारों को कुषाण वंशी। जबकि जो कर्नल जेम्स टोड हैं वे प्रतिहारों को विदेशी जाति खजर से उत्पन्न बताते हैं। डॉक्टर जी.एच. ओझा के अनुसार प्रतिहारों को क्षत्रिय बताया। अब हम बात करेंगे प्रतिहारों की जानकारी। तो सबसे पहले मुणोत नैणसी के अनुसार, मुणोत नैणसी राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार। प्रश्न ऐसे आ सकता है, राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार कौन है? तो अपने मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, जबकि राजस्थान में उसकी 2 शाखाएं हैं। एक है मंडोर जो कि जोधपुर में और दूसरी भीनमाल जालोर में। आगे फिर अगला है ऐहोल अभिलेख। तो 634 ईस्वी का ये अवलोक अभिलेख है कर्नाटक में। इसके लेखक है रवि कीर्ति। शासक से संबंध, तो पुलकेशिन द्वितीय से इनका संबंध है। इसके अनुसार प्रारंभ में प्रतिहार गुप्त शासकों के महलों के द्वारपाल होते थे। ऐहोल अभिलेख कहता है कि प्रारंभ में गुप्त शासकों के महलों के द्वारपाल होते थे। कौन? ये प्रतिहार। और प्रतिहारों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्वारपाल होता है। क्या होता है? द्वारपाल होता है। फिर हमें घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है, जो कि हमें घटियाला से प्राप्त होता है। इसका प्राचीन नाम रोइंसकूप जो कि फलोदी में है। इस घटियाला शिलालेख के लेखक मग हैं और इनकी भाषा संस्कृत भाषा। ये कक्कुक के समय का शिलालेख है। घटियाला शिलालेख कक्कुक एक शासक हुआ गुर्जर प्रतिहार में, उसके समय का शिलालेख है। ये 4 लेखों में लिखित शिलालेख है। 4 लेखों में लिखित शिलालेख। इसमें जानकारी प्रतिहारों की वंशावली हरिश्चंद्र से लेकर कक्कुक तक की मिलती है। इस शिलालेख में राजस्थान की प्रथम सती होने की घटना का उल्लेख भी मिलता है। घटियाला शिलालेख में राजस्थान की प्रथम सती होने की घटना का उल्लेख मिलता है। कौन है? संपल देवी, राणुक सेनापति की पत्नी। फिर अगला है जानकारी मंडोर प्रशस्ति। 834 ईस्वी की मंडोर जोधपुर से शासक बाऊ के समय का। प्रश्न बहुत बनता है, मंडोर प्रशस्ति किस शासक के समय लिखी गई? तो ये अपने बाऊक नामक शासक के समय लिखी गई। इसका अन्य नाम बाऊक प्रशस्ति भी है। फिर अगला है बुचकला अभिलेख, जो कि 815 ईस्वी का है। कब का है? 815 ईस्वी का। बुचकला जोधपुर। शासक
नागभट्ट सेकंड, नीलगुड, देवली, रागनपुर व करहाड़ नामक अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार बताया गया। सबसे पहले बात करेंगे हरिश्चंद्र की। इसकी जानकारी घटियाला शिलालेख से मिलती है। प्रतिहारों का संस्थापक, जनक और पिता भी कहते हैं इनको। इनकी उपाधि थी रोहिलादित्य। वेदों का ज्ञाता होने के कारण इसको रोहिलादित्य उपाधि दी गई। इसकी दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी। क्षत्रिय पत्नी थी, उसका नाम था भद्रा और उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। नाम क्या था? एक का नाम था भोगभट, दूसरे का कक्क, तीसरा का रजिल और चौथे का था दद्द। ठीक है, ध्यान रखना ये कहानी के रूप में कि राजा हरिश्चंद्र होता है, उसकी 2 पत्नियां होती है, एक ब्राह्मणी पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी। क्षत्रिय पत्नी का नाम भद्रा होता है, जिसके 4 पुत्र होते हैं, भोगभट, कक, रजिल और दद्द। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मंडोर की प्रतिहार, क्योंकि अपने को मंडोर की पढ़ने, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं तो मंडोर की प्रतिहार पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है रजिल का। रजिल कौन था? हरिश्चंद्र का पुत्र था। किसका पुत्र था? हरिश्चंद्र का पुत्र। अपने भाइयों के साथ मिलकर मांडवीपुर क्षेत्र को जीतता है। मांडवीपुर यानी मंडोर, मंडोर को जीतता है और मंडोर के में प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत करता है और मंडोर को अपनी राजधानी बनाता है। दरबारी कौन था? रजिल का दरबारी नरहरि। रजिल को राजा की उपाधि दी। रजिल द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया गया। रजिल द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया गया। इसमें आपको क्लास में जो महत्वपूर्ण बातें होती है वही बताई जाएगी, क्योंकि कचरा ना लिखने से ना पढ़ने से कोई फायदा होता है। क्योंकि आप इंपॉर्टेंट जो जरूरी काम की चीजें वो पढ़ोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगला शासक है अपने नरभट्ट। इसकी उपाधि पिलपाणी। क्या है? पिलपाणी, साहसिक कार्य करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साहसिक कार्य करने वाला। इसने एक निर्माण करवाया विष्णु मंदिर का, रोहिंसपुर नगर फड़ौदी में। ठीक है, ये नागभट्ट फर्स्ट है। अगला अगला शासक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। इसका अन्य नाम नाहड़ राव। राजधानी परिवर्तन की इसने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया। नागभट्ट फर्स्ट ने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनवाया था। नागभट्ट की पत्नी जजिका देवी, उसके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था तात, दूसरे का भोज। भोज अगला शासक बनता है और तात है वो वैराग्य धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? वैराग्य धारण कर लेता है। ये क्रम है, देख लीजिए। नागभट्ट फर्स्ट के बाद आता है भोज, भोज के बाद में बनता है यशोवर्मन और यशोवर्मन के बाद बनता है चंदुक, चंदुक के बाद बनता है अपना सिलुक। कौन बनता है? सिलुक। तो हम सिलुक को पढ़ेंगे सीधा। किसको पढ़ेंगे? सिलुक को। सिलुक वल देश या मांड क्षेत्र के देवराज भाटी को पराजित किया। सिलुक ने वल देश मांड क्षेत्र के देवराज भाटी को पराजित किया और इसने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? जोधपुर में। सिलुक के द्वारा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया गया। अगला शासक बना जोट प्रतिहार, जो कि वीणा वादक था। एक वीणा वादक था। इसने अपना अंतिम समय गंगा नदी में जल समाधि ले ली। जोट परिवार ने क्या किया? अंतिम समय में गंगा नदी में जल समाधि ले ली। फिर बिलादित्य, ये हरिद्वार चले गए। फिर कक, ये कवि ज्योतिष व व्याकरण की ज्ञाता भी थे। कक जो होते हैं वे ज्योतिष और क्या होते हैं? व्याकरण की ज्ञाता होते हैं। इसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था पद्मनी और दूसरे का नाम था दुर्लभ देवी सॉरी। एक का नाम था पद्मनी, दूसरे का नाम था दुर्लभ देवी। पद्मनी क्या करती है? उसका पुत्र होता है बाउक। क्या होता है? बाउक। और दुर्लभ देवी होती है, उसका पुत्र होता है कक्कुक। दोनों के वो पुत्र होते हैं। पद्मनी का पुत्र होता है बाउक और दुर्लभ देवी का पुत्र होता है कक्कुक। अगला शासक बनता है बाउक। कौन बनता है? बाउक। बाउक, इसकी जानकारी बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी में मिलती है, जो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसने एक निर्माण करवाया विष्णु मंदिर का। बाउक ने निर्माण करवाया विष्णु मंदिर का, जो कि कहां पर? मंडोर, जोधपुर में। फिर ककुक शासक बन गए। इसकी जानकारी घटियाला शिलालेख 861 ईसा पूर्व में मिलती है। 2 स्तंभों का निर्माण करवाया, एक मंडोर जोधपुर में और दूसरा रोहिंसपुर घटियाला में। रोहिंसपुर नगर में महाजनों को बसाया और प्रतिहारों का कर्ण दान प्रकृति के कारण उल्लेख इसका कोले माला उद्योतन सूरी, जो कि 18 भाषाएं लिखती है। प्रतिहारों का कर्ण किसको कहा गया है? ककुक को। क्यों? क्योंकि ये दान प्रवृत्ति का था और इसका उल्लेख कुले माला, जो कि उद्योतन सूरी की रचना है,
उसमें मिलता है और उसमें 18 भाषाओं का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे। फिर अगला आता है इंदा प्रत्यार। इसका समय 1395 ईसा पूर्व ईस्वी सॉरी। तो ये क्या करता है, प्रत्यार शासक इंदा प्रत्यार से अपनी पुत्री किशोरी देवी का विवाह राव चुंडा से विवाह कर देता है। प्रत्यार शासक जो इंदा प्रत्यार होता है वे अपनी पुत्री किशोरी देवी का विवाह राव चुंडा से कर देता है और तथा राव चुंडा को मंडोर दहेज में दे दिया। राव चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनवाया तथा राव चुंडा ने इंदा प्रत्यार को सामंत के रूप में मंडोर दे दिया। अतः मंडोर पर राठौड़ों का अधिकार हो गया। सामंत क्या होता है समझाता हूं कि आपका शासन होता है वहां पर, लेकिन आप किसी कारण से वे जमीन या जो भी कोई इलाका होता है वो क्या करते हैं, राजा के अंडर में आ जाता है और फिर राजा आपको क्या करता है, वहां का प्रशासक बना देता है। वो जमीन है, वो जगह है, वो होती तो राजा के अंडर में होती है, लेकिन आपको वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन आप देखभाल वो आप ही करोगे, तो वह क्या होता है, सामंती व्यवस्था होती है। क्या होती है, सामंती व्यवस्था मानी जाती है। तो ये हमने मंडोर के शासकों की कुछ बात की। अब हम बात करेंगे भीनमाल के प्रतिहारों की। ठीक है, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। सबसे पहले भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, श्रीमाल जालोर। भीनमाल में प्रारंभ में वंश था चावड़ा वंश। कौन सा वंश था, चावड़ा वंश। चीनी शासक यात्री वेन सांग ने भीनमाल को पीला मोलो कहा। क्या कहा, पीला मोलो। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चीनी यात्री वेन सांग ने भीनमाल को क्या कहा, पीला मोलो कहा। ठीक है, तो भीनमाल के प्रतिहारों में सबसे पहला शासक है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, इसका समय 730 ईस्वी से 760 ईसा पूर्व ईस्वी माना जाता है। ठीक है, भीनमाल ने चावड़ा शासक को पराजित कर भीनमाल में प्रतिहारों की स्थापना की। भीनमाल ने चावड़ा शासक को पराजित कर भीनमाल में प्रतिहारों की स्थापना की और इसने प्रथम राजधानी भीनमाल को बनाया। साम्राज्य का विस्तार उज्जैन अवंती तक किया और इसकी सेकेंड राजधानी उज्जैन को बनाया। नागभट्ट प्रथम ने सेकेंड राजधानी उज्जैन को बनाया, अपना विस्तार किया और फिर राजधानी उज्जैन को बनाया। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया और अरबों को कभी भी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। इसलिए इसकी एक उपाधि है मल्लछोका नाशक। नागभट्ट प्रथम की एक उपाधि है मल्लछोका नाशक। क्यों, क्योंकि इसने कभी भी अरबों को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के गवर्नर जुनैद को पराजित किया और भड़ोच गुजरात पर अधिकार कर लिया। भड़ोच गुजरात पर अधिकार कर लिया। इसका उपनाम है नारायण की मूर्ति का प्रतीक और नागावलोक दरबार लगाया। क्या लगाया, नागावलोक दरबार लगाया था। फिर अगला दूसरा शासक बनता है भीनमाल का ककुस्थ। कौन बनता है, ककुस्थ, नागभट्ट का भतीजा। इसने एक निर्माण करवाया था मंडोर में विजय स्तंभ का। मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि राजपुताने का दूसरा विजय स्तंभ है। राजपुताने का दूसरा विजय स्तंभ है। पहला विजय स्तंभ कहां पर है, बयाना भरतपुर में। याद रखना, राजपुताने का पहला विजय स्तंभ है भीमलाट बयाना में। यानी बयाना है वो भी भीमलाट में आता है, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो राजपुताने का पहला विजय स्तंभ है वो भीमलाट बयाना भरतपुर में, जो कि वरिक वंश के द्वारा बनाया गया। और दूसरा अपने कौन सा हो गया, नागभट्ट पष्ट का भतीजा होता है वो ककुस्थ, वो बनाता है राजपुताने का दूसरा विजय स्तंभ। कहां पर, ये बनाता है अपने मंडोर में। फिर देवराज, अगला शासक बनता है देवराज, अवंती का शासक। इसकी पत्नी थी भूमिका देवी और उसका पुत्र हुआ वत्सराज। अगला शासक बनता है वत्सराज, जिसका समय 783 से 795 ईस्वी। इसकी उपाधि थी रत्न हस्तिन या रण हस्तिन। समकालीन उद्युतन सूरी कुवलयमाला 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और दूसरा जिनसेन सूरी, जो कि हरिवंश पुराण नामक रचना करता है। फिर वत्सराज के कुछ निर्माण कार्य हैं। इसने सबसे पहला महावीर स्वामी जैन मंदिर बनाया। कहां पर बनाया, ओसिया जोधपुर ग्रामीण। इसका प्राचीन नाम ओसिया का उपकेश पट्टन। क्या नाम है, उपकेश पट्टन। महावीर स्वामी का जैन मंदिर है, पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। महावीर स्वामी का जैन मंदिर पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष, शुरुआत कब से हुई, वत्सराज के समय से हुई। और त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्या था, कन्नौज पर अधिकार के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ, कन्नौज पर अधिकार के लिए। किस किस के मध्य हुआ, पाल शासक और प्रतिहार शासक राष्ट्रकूट शासक के मध्य हुआ। वत्सराज वर्सेस धर्मपाल वर्सेस राष्ट्रकूट ध्रुव वंश।
ठीक है। तो वत्सराज ने धर्मपाल और इंद्रायुध को पराजित कर दिया। वत्सराज ने धर्मपाल और इंद्रायुध को पराजित कर दिया, लेकिन राष्ट्रकूट ध्रुवफष्ट ने इससे पराजित हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रकूट ध्रुव से क्या हो गया? पराजित हो गया। कौन? वत्सराज। याद रखना। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि कन्नौज होता है, उसमें एक आयुध वंश होता है, उसका शासक होता है इंद्रायुध। तो एक होता है पाल वंश पूर्वी भारत का, गुर्जर प्रतिहार पश्चिमी भारत, और राष्ट्रकूट वंश दक्षिणी भारत। ठीक है। पाल वंश का धर्मपाल, गुर्जर प्रतिहार का वत्सराज, और राष्ट्रकूट वंश होता है ध्रुवफष्ट। तीनों क्या करते हैं? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? कन्नौज पर अधिकार। वत्सराज पाल वंश के धर्मपाल को तो पराजित कर देता है, और ध्रुवफष्ट को भी पराजित नहीं, इंद्रायुध को भी पराजित कर दिया। लेकिन राष्ट्रकूट वंश के जो ध्रुवफष्ट था उसने क्या कर दिया? वत्सराज को पराजित कर दिया। तो कन्नौज पर राष्ट्रकूट वंश का शासन हो गया। वत्सराज ने सामंत दुर्लभ राज चौहान त्रिपक्षीय संघर्ष में मारा गया। कौन मारा गया? सामंत जो दुर्लभ राज चौहान था वह क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष में मारा गया। अगला शासक बनता है नागभट्ट सेकेंड। महत्वपूर्ण शासक है ये नागभट्ट सेकेंड। 795 से 833 ईस्वी। समय अंतराल में कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। इसके पिता का नाम वत्सराज, माता का नाम सुंदर देवी। इसकी उपाधि थी एक परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर। तुर्क को मुस्लिम आक्रांतों से पराजित करने वाला, तुर्क को किसे कहते हैं? मुस्लिम आक्रांतों से पराजित करने वाला। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे कन्नौज, आयुध वंश, चक्रायुध। कन्नौज में आयुध वंश का चक्रायुध, और पाल वंश का धर्मपाल, प्रतिहार का नागभट्ट सेकेंड। क्योंकि नाग प्रतिहार वंश में वत्सराज ने भी भाग लिया था और नागभट्ट सेकेंड ने भी भाग लिया था। और राष्ट्रकूट वंश का कौन था? गोविंद तृतीय। इसमें क्या हुआ? गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकेंड को पराजित कर दिया, और नागभट्ट सेकेंड ने धर्मपाल को पहले ही पराजित कर दिया था। लेकिन सेम कहानी हुई, नागभट्ट सेकेंड ने फिर से चक्रायुध को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? चक्रायुध को पराजित भी कर दिया था। गोविंद तृतीय के दक्षिण भारत लौटने की भारत नागभट्ट सेकेंड ने कन्नौज पर अधिकार किया और राजधानी कन्नौज या कान्यकुंज को बनाया। नागभट्ट सेकेंड ने गंगा में समाधि ले ली, और कब ली? 23 अगस्त 833 ईस्वी को। अगला शासक बनता है रामभद्र, 833 से 836 ईस्वी। नागभट्ट सेकेंड का पुत्र, और इसका पुत्र था मिहिर भोज। इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी, और इसलिए इसको रामभद्र मिहिर भोज को क्या कहते हैं? प्रतिहारों का पितृहंता। प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज को कहा जाता है। अगला शासक बात करेंगे मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज का समय 836 से 885 ईस्वी। इसका अन्य नाम था भोज प्रथम। क्या नाम था? भोज प्रथम। इसके पिता थे रामभद्र, और इनके माता का नाम था अप्पा देवी। अप्पा देवी। पत्नी थी चंद्र भट्टारिका, और इसका समय प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहलाता है। इसका समय प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहलाता है। मिहिर भोज का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिम में मरु प्रदेश से लेकर पूर्व में बंगाल तक मिहिर भोज का साम्राज्य था। फिर बरगम्बा लेक जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। पृथ्वी को जीतने वाला शासक मिहिर भोज को बताया जाता है। पृथ्वी को जीतने वाला शासक मिहिर भोज को बताया जाता है। इसकी उपाधि थी प्रभास, दौलतपुर अभिलेख से प्राप्त होती है, और आदिवराह ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि वैष्णव उपासक भी मानते हैं इसको। इसने सिक्के चलाए। आदिवराह के नाम से सिक्के, श्रीमद आदिवराह, तांबे और चांदी के सिक्के मिहिर भोज के द्वारा चलाए गए थे। नागभट्ट सेकेंड प्रथम शासक थे जिन्होंने राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण को पराजित करके मालवा छीन लिया। अरबी यात्री का आगमन 851 ईस्वी। सुलेमान इसने मिहिर भोज को बोरा, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा। सुलेमान की एक पुस्तक आती है, किताब उल सिंध उल हिंद। इस पुस्तक में प्रतिहारों को सैन्य समृद्धि वे का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने महेंद्र पाल फर्स्ट के लिए सिंहासन छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। फिर महेंद्र पाल फर्स्ट तो 855 ईस्वी से 910 ईस्वी उपाधि रघुकुल तिलक राजशेखर की है। किसकी है? राजशेखर के द्वारा रघुकुल तिलक की उपाधि महेंद्र पाल फर्स्ट को दी गई। इन्होंने पाल और राष्ट्रकूट को संयुक्त रूप से पराजित किया। इसका दरबारी था राजशेखर। महेंद्र पाल फर्स्ट का दरबारी कौन था? राजशेखर। और इसने एक उपाधि दी थी रघुकुल तिलक। किसको? महेंद्र पाल फर्स्ट को। राजशेखर की कुछ रचनाएं हैं। पहली रचना है कर्पूर मंजरी, दूसरी बाल रामायण,
तीसरी है काव्य मीमांसा। राजशेखर की 3 रचनाएं महत्वपूर्ण याद रखना, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा। महेंद्रपाल फर्स्ट को रघुकुल चिंतामणि या चूड़ामणि की उपाधि से नवाजा गया। महेंद्रपाल फर्स्ट को रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि से नवाजा गया। अगला है भोज सेकंड, 910 से 913 ईस्वी। इसके समय भाइयों ने उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। इसके समय में भाइयों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। महिपाल फर्स्ट ने चंदेल शासकों की सहायता से भोज सेकंड को पराजित किया। अगला शासक बनता है महिपाल फर्स्ट, 913 से 943। उपाधि रघुकुल भुकुटमणि, राजशेखर के द्वारा। इसका दरबारी भी कौन था? राजशेखर था। महिपाल फर्स्ट के समय अरबी यात्री आया था, कौन? अल मसूदी, 913 से 16 ईस्वी में। राष्ट्रकूट के शासक इंद्र सेकंड ने महिपाल को पराजित किया। इंद्र सेकंड ने महिपाल को पराजित किया और गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा था। इसकी एक पुस्तक थी महजूल जुआब। और क्या कहा था इस पुस्तक में? पराजित किया और प्रतिहारों का पतन शुरू हुआ। राष्ट्रकूट के शासक इंद्र तृतीय ने महिपाल को पराजित किया और प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया। फिर अगला अंतिम शासक की ओर चलते हैं। तो 11वां शासक बना राज्यपाल। इसके समकालीन गजनबी। राज्यपाल ने गजनबी की अधीनता स्वीकार की और चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। फिर अगला शासक बना त्रिलोचन पाल। इसके समय गजनबी का आक्रमण हुआ था। यशपाल, प्रतिहारों का अंतिम शासक। कन्नौज ने 11वीं शताब्दी तक गेड़वाल स्थापित हो गए और फिर राजौरगढ़ शिलालेख 960 ईस्वी प्रतिहारों शासन का वर्णन अलवेर के इस शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों ये था अपने गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वीडियो में सारे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अपने विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की है। तो इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको इस गुर्जर प्रतिहार वंश में से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो विश्वास करके एक बार इस क्लास को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।